एबीपी 24 न्यूज पे वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत के प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्योग मंडल एसोचैम के फाउंडेशन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा को एसोचैम इंटरप्राइजेस सेंचुरी अवार्ड से नवाजा। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो। ये बात एसोचैम के लिए एकदम सही बैठती है। आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि एसोचैम ने भारत की अर्थव्यवस्था को 100 सालों में बेहतर बनाने में अपना योगदान दिया है। 21वीं सदी की शुरुआत में अटल जी ने भारत को हाईवे से जोड़ने का लक्ष्य रखा था और आज भारत अटल जी के लक्ष्य को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से पूरा करने का प्रयास कर रहा है। नया भारत अपनी सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए अपने संसाधनों पर आत्मनिर्भर भारत विकास की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आगे कहा कि अब आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें पूरा सहयोग देना होगा। इस समय विश्व औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए हमें भी प्लान बनाना होगा और एक्ट करना होगा। हमें हर साल के लक्ष्य को नेशन बिल्डिंग के एक लार्जर गोल के साथ जोड़ना है। कोरोना काल के मद्देनजर वित्त मंत्री ने इस बार पहले के बजट से बिल्कुल अलग बजट का वादा किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सरकार विकास निर्माण को बढ़ावा देना चाहती है, जिसके लिए मेडिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश, टेलीमेडिसिन में कौशल विकास और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में विकास अहम है। वित्त मंत्री ने CII पार्टनरशिप समिति 2020 को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग मुझे इनपुट भेजें, इससे हम ऐसा बजट देखेंगे जो पहले कभी नहीं देखा गया है। भारत में 100 सालों के इतिहास में कभी भी महामारी के बाद बजट नहीं बनाया गया है। इस समय भारत एक चुनौतीपूर्ण स्थिति से गुजर रहा है। 2021 और 2022 का बजट संसद में 1 फरवरी 2021 को पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि विकास के रास्ते पर बढ़ने के लिए उन क्षेत्रों में विकास करने की आवश्यकता है जो क्षेत्र इस महामारी के कारण सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। आबादी, क्षमता और आकार को देखते हुए भारत के पास अब बेहतर विकास करने की संभावनाएं हैं। भारत दुनिया में विकास का इंजन बनकर सामने आएगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था के सुधार में भारत का योगदान सबसे अधिक होगा। दिल्ली सीमा पर किसानों का प्रदर्शन आज 24वें दिन भी जारी है। किसान संसद द्वारा पारित किए गए कृषि कानून को वापस लेने की अपनी मांग पर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि कड़ाके की ठंड भी हमारे इरादे नहीं बदल सकती। सरकार को ये काले कानून वापस लेने ही होंगे, तभी आंदोलन समाप्त किया जाएगा। किसानों के आंदोलन के चलते दिल्ली के कई बॉर्डर आज भी बंद हैं, तो वहीं कई रास्ते डाइवर्ट किए गए हैं, जिससे दिल्ली वासियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के समर्थन में सैनिक, मजदूर संघ, विपक्षी दल समेत पूरा भारत खुलकर सामने आया है। किसानों और केंद्र सरकार के बीच कृषि कानूनों के मद्देनजर कई बैठक आयोजित की जा चुकी है, जिसका कोई परिणाम नहीं आया है। आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। मायावती ने ट्विटर के जरिए कहा कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों को लेकर आंदोलित किसानों के साथ हट नहीं, बल्कि उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाकर उनकी मांगों को स्वीकार करे और कृषि कानूनों को वापस ले ले। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन में शहीद हुए किसानों की याद में आज सिंधु बॉर्डर पर 2 घंटे का पाठ किया गया। पाठ सुबह 9 बजे से 11 बजे तक किया गया। पाठ का मकसद ये रहा कि आंदोलन में जिन किसानों ने अपनी कुर्बानी दी है, उनकी आत्मा को शांति मिल सके। आपको बता दें कि इस आंदोलन की वजह से अब तक 29 किसानों की जान जा चुकी है। इसमें सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर से ही नहीं, बल्कि पंजाब से किसानों के लिए कृषि कानूनों के विरोध में पहल करने वाले शहीद किसानों के नाम भी शामिल हैं। सिंधु बॉर्डर पर प्रतिदिन अरदास की जा रही है। आज की अरदास शहीद किसानों के नाम की गई, जिसके बाद प्रसाद बांटा गया। किसान संगठनों के नेताओं ने वहां मौजूद किसानों को संबोधित किया और आंदोलन के आगे की रणनीति भी तय की गई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा लोकतंत्र की मूल भावना पर हमला कर रही है। राज्य में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 25 दिसंबर को समाप्त हो रहा है और जिला पंचायतों का कार्यकाल 15 जनवरी को भाजपा सरकार समय पर चुनाव न कराकर इसमें प्रशासनिक नियुक्ति करना चाहती है और ये जनता के अधिकारों का हनन है।
विपक्षी सरकार भाजपा की कूटनीतियों के विरोध में खड़ी है, जिससे सरकार डर गई है और अब वो संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करने का काम कर रही है। भाजपा की इस जन विरोधी और संविधान विरोधी आचरण को पहचान गए हैं और अब समय आने पर इसका करारा जवाब दिया जाएगा। भाजपा सरकार ने कोरोना काल का हवाला देते हुए लोकसभा का शीतकालीन सत्र टालकर किसानों और विपक्ष से बचने का प्रयास किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा की रैली करने के लिए कोरोना नहीं है तो संसद सत्र चलाने के लिए दिल्ली में क्यों है। संसद में किसानों के पक्ष में जनप्रतिनिधियों के आक्रोश से बचने के लिए भाजपा सरकार कोरोना का बहाना बना रही है। भाजपा संसदीय संवैधानिक परंपराओं का कत्लेआम कर रही है। कृषि कानून बनने से पहले किसानों को खबर तक नहीं होने दी और अब किसान सम्मेलन करके इसके लाभ समझाने का ढोंग कर रही है। ये कृषि कानून नहीं, भाजपा का शिकंजा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज कोरोना महामारी के लिए वैक्सीन के संबंध में प्रभावी कोल्ड चेन व्यवस्था और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर वैक्सीनेशन के संबंध में कार्यवाही की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में इस महामारी को लेकर अभी भी पूरी सतर्कता बरतनी होगी। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में लोगों को जागरूक किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। आगे मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग व सर्वेलेंस का पूरा ध्यान रखने के दिशा निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि जिलों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सुचारू ढंग से कार्य कर रहे हैं। अधिकारी नियमित रूप से कोविड-19 अस्पतालों में समीक्षा बैठक करें। भारत के रक्षा मंत्री ने आज हैदराबाद के डंडोईगल में एयरफोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का जायजा लेकर वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कहा कि अब भारत आतंकवादियों के खिलाफ देश के अंदर ही नहीं बल्कि सीमा पर मजबूती से खड़ा होकर दुश्मन को जवाब देता है। भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में प्रभावी कार्रवाई करी थी और भारतीय वायुसेना की शक्ति को दुनिया के सामने प्रदर्शित कर भारत को गौरवान्वित किया था। इस दौरान रक्षा मंत्री ने 1971 में लोंगेवाला की लड़ाई में हवाई हमले का भी जिक्र किया। पश्चिमी सेक्टर में पाकिस्तान भारत के युद्ध में करारी हार खाने के बाद भी आतंकवाद के जरिए प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। इस संबोधन में रक्षा मंत्री ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तरी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव की स्थिति के बारे में पूरे विश्व को पता है। कोरोना काल के चलते चीन का ये रवैया उसकी बुरी नीयत को दिखाता है, लेकिन भारत ने ये दिखा दिया है कि भारत किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार है। भारत कमजोर नहीं है। दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए वार्ता की जा रही है और भारत पहले भी शांति चाहता था और अभी भी भारत शांति ही चाहता है। इस संबोधन में रक्षा मंत्री ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि लेकिन भारत की शांति का मतलब ये नहीं है कि हम देश के स्वाभिमान पर हमला होने देंगे। ये चोट भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं। गृह मंत्री के साथ उनके सहयोगी गजेंद्र सिंह शेखावत, संजीव बालियान, अर्जुन मुंडा, मनसुख भाई मांडविय आदि लोग मौजूद हैं। राज्य में चुनाव के मद्देनजर गृह मंत्री का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है और पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले पर हाल ही में हुए हमले के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने आज कोलकाता में स्वामी विवेकानंद के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ अपने दौरे का शुभारंभ किया। 10:45 पर शिमला स्ट्रीट स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके नमन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से वार्ता में कहा कि आज मेरे लिए सौभाग्य और आनंद का विषय है। आज मैं उस जगह पर आया हूं जो न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए चेतना जागृत करने वाली जगह है। केंद्रीय गृह मंत्री ने स्वामी विवेकानंद की शख्सियत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आधुनिकता और अध्यात्म को जोड़ने का काम किया है और आज भी उनके विचार उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय हुआ करते थे। आज गृह मंत्री ने अपने दौरे के मध्य में मंदिरों में पूजा की और लोक गायक के घर भोजन भी किया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गृह मंत्री ने
रोड शो और जनसभा को संबोधित किया। वहीं गृह मंत्री पार्टी संगठनों की बैठक के नेताओं को दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। आज भारत में कोरोना के मामलों में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 25,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, जिससे भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 99 लाख को पार कर गया है। 347 लोगों ने इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाई है, जिससे इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा लगभग 1 लाख को पार कर गया है। भारत में अब तक 95 लाख लोगों ने इस महामारी को मात दी है। इस समय भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 3,08,751 है। बार बार भारत से मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आज पाकिस्तान ने भारतीय सेना पर एक और झूठा आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय सेना ने जानबूझकर नियंत्रण रेखा पर UNMO की एक गाड़ी को निशाना बनाया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में भारत की तरफ से कोई गोलाबारी नहीं की गई, इसलिए निशाना बनाने का कोई सवाल ही नहीं होता। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हाफिज चौधरी ने कहा कि नियंत्रण रेखा पर चिरीकोट सेक्टर में भारतीय सेना ने लगभग 10:45 पर गोलाबारी की और भारत पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बना रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें ये विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है कि भारत पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की फिराक में है। गौरतलब है कि पाकिस्तान भारत से इतने खौफ में है कि पाकिस्तान ने कल्पनाशील सर्जिकल स्ट्राइक के डर से अपनी सेना को हाई अलर्ट पर कर दिया है। बता दें कि भारतीय सेना ने हाल ही में पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन किए जाने के जवाब में पाकिस्तान के 2 सैनिकों को मार गिराया था, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान द्वारा लगाए गए इस आरोप को बेबुनियाद और तथ्यात्मक तौर पर गलत बताया है। कोरोना महामारी को लेकर अमेरिका ने एक बार फिर चीन पर निशाना साधा है। अमेरिका ने चीन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि चीन वुहान में घातक वायरस की उत्पत्ति को लेकर WHO की जांच में बाधा डालने का प्रयास कर रहा है। इसके साथ साथ संदिग्ध टीकों को बेचने का प्रयास कर रहा है। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों की सूची में अमेरिका सबसे आगे है। कोरोना की वजह से अमेरिका में अब तक 3,13,000 लोगों की जान जा चुकी है, तो वहीं अमेरिका में कोरोना के 1,74,00,000 से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि इस महामारी के बारे में वैज्ञानिकों को पता लगाने के लिए 1 साल लग गए। उसके बाद भी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी वायरस के बारे में गलत जानकारियां फैला रही है और WHO द्वारा की जा रही जांच में बाधा उत्पन्न करने के प्रयास कर रही है। आगे पोम्पियो ने कहा कि चीन ऐसे टीकों को बेचने का प्रयास में लगा हुआ है जिसकी प्रभाविता और सुरक्षा को लेकर कोई सिक्योरिटी नहीं है। इन टीकों के क्लिनिकल ट्रायल के परिणामों को लेकर कोई पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं है। ये चीनी नागरिकों के साथ साथ दुनिया के लिए भी खतरनाक हो सकता है। चीन द्वारा विकसित किए गए इस वायरस के कारण पूरी दुनिया प्रभावित हुई है, लाखों आजीविका बर्बाद हो गई। पोम्पियो ने कहा कि चीन ने उन वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और पत्रकारों को दंडित किया है जिन्होंने पूरी दुनिया को इस वायरस के खतरे के बारे में सचेत करने के प्रयास किए हैं। हालांकि पोम्पियो के बयानों को चीन ने खारिज कर दिया है। चीन का कहना है कि पोम्पियो का ये बयान राजनीति से प्रेरित है। ब्यूरो रिपोर्ट AVP 24 न्यूज लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।